दोस्तों आदाब। यूरोपीय यूनियन अब नेतन्याहू के नट बोल्ट कसने वाला है। इंपोर्ट इजराइल से जो होता है उस पर बैन लग सकता है। गजा में प्रेग्नेंट औरतों का कत्लेआम हो रहा है, अबॉर्शन के मामले बढ़ रहे हैं और मीडिया के लोग, हमारे जैसे मीडिया कर्मी, वो औरतों की डिलीवरी करवा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स का स्टाफ नहीं है। और जो चाइनीज़ हैकर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि अमेरिका को हिला दिया है। कई खबरें हैं जो आपको हम बताएंगे। हालांकि जो बताएंगे उससे कहीं ज़्यादा खबरें होंगी इस वीडियो में। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। पहली खबर, यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी यानी कि फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने गजा और लेबनान में इजरायली वॉर क्राइम से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया है कि भाई इक़दाम किए जाएं। इजराइल को जामे में लाना है, नकेल कसनी है, जंजीर कसनी है। प्रेस टीवी में 16 नवंबर को यह खबर छपी और इसके मुताबिक जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने अब तक इजरायली हुकूमत को किसी भी तरह की सख्ती से बचाया है, हर बार बचाया है, लेकिन अब वक्त सज़ा का है क्योंकि पानी सर से नहीं बहुत ऊपर से बह गया है। दोस्तों, गजा और लेबनान में इंटरनेशनल लॉज के वायलेशन को लेकर यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने इजराइल से इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने से लेकर इजराइल के साथ सियासी मज़ाकरात यानी कि पॉलिटिकल डायलॉग्स को सस्पेंड कर देने की पेशकश की है कि बस अब नहीं, इंपोर्ट जो भी सामान होता है इजराइल से उसे बंद कर दिया जाए यूरोपियन कंट्रीज़ में, और उनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग्स बंद किए जाएं क्योंकि वो जो कर रहे हैं नाक हमारी कट रही है। क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि हम उन्हें पाल पोस रहे हैं, हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपना चेहरा दिखाना भी है, बचाना भी है। जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन का नुक्ता नज़र तब्दील होना चाहिए, अब नज़रिया बदलना चाहिए, जिस नज़रिए से हम चल रहे थे उसे छोड़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये यूरोपीय यूनियन की साख का सवाल है, लिहाजा अब इजराइल की नकेल कसनी पड़ेगी, उसे लाइन पर लाना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या यूरोपीय यूनियन नेतन्याहू और उसकी आर्मी को जामे में ला पाते हैं, या फिर यहाँ भी अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर कोई प्रेशर बनाकर इजराइल को यूरोप से हो सकने वाले मुमकिन नुकसान से बचा लेगा। क्योंकि जब तक अमेरिका है वो नहीं चाहेगा कि इजराइल मुश्किल में आए। हालांकि इजराइल की वजह से कई और ममालिक मुश्किल में हैं, उनका व्यापार ठप हो रहा है। रेड सी से होकर जो जहाज़ यूरोप तक आते थे आराम से सस्ते में, वो पूरा केप ऑफ गुड होप तैर कर उससे सफ़र करके महंगा सामान पहुंच रहा है यूरोप के ममालिक में। उन लोगों को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। पहले सुएज़ कैनाल से होकर आराम से लहलाते चले आते थे, लेकिन यमन के हाउथीज़ ने रेड सी में ऐसे अद्धे गुम्मे मारे हैं, ऐसे ड्रोन्स मारे हैं कि अब वहाँ से ना के बराबर हो गया है बिजनेस। कॉमर्स बिल्कुल ठप हो गया है। लिहाजा यूरोपीय यूनियन को पता है कि इजराइल से लगातार मोहब्बत करते रहने के क्या नुकसान हो सकते हैं। बात नुकसान की आई है तो चाइनीज़ हैकर्स की भी बात करेंगे। चाइनीज़ हैकर्स ने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि एक खबर सामने आई है जिससे ये पता चलता है अमेरिका के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी हो वो सेफ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ये खबर है कि चाइनीज़ हैकर्स ने टी मोबाइल समेत कई टेलीकॉम कंपनियों में सेंध लगा दी, उन्हें निशाना बनाया, उनमें बहुत सी चीज़ें और दस्तावेज हैक कर लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से दुनिया की बड़ी और टेलीकॉम से जुड़ी हुई वेबसाइट्स ने खबर छापी और कहा जी कि जो है ये अमेरिका के ऊपर एक बड़ा हमला है। माना ये जा रहा है कि इन कंपनीज के ज़रिए वो खुफिया दस्तावेज निकाले जा सकेंगे जिससे चाइनीज़ इंटेलिजेंस सर्विसेज को, एजेंसीज़ को मदद मिल सके, अमेरिका के ख़िलाफ़ पता तो चल सके वो क्या करने वाला है, ख़ास तौर से चाइना के ख़िलाफ़। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक है कि उनकी वो जो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी की बात करते हैं उनके यहाँ खुद सेंध लग जाती है। फ़िलहाल ये खबर थी, ईमानदारी से आप तक पहुंचा दी। हाँ, इसमें मुझे जो खबरों में बताया गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, 16 नवंबर की खबर तो टेलीकॉम लीड ने भी छापी है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो कहा, जो इसमें लिखा हुआ है टेलीकॉम लीड में, वो ये कि कोई नुकसान नहीं हुआ बड़ा। अब कौन जाने कि भाई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, खैर छोड़िए, नुकसान तो गजा में हो रहा है। सर अब मैं कुछ खबरें दिखा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से देखिए कि वो खबरें हैं जो अमूमन आपके सामने नहीं आती। टैंक फोड़ने की आती हैं, कसाम के जीतने की आती हैं, इजराइल के हारने की आती हैं, लेकिन ये खबरें नहीं आती हैं जो आवाम की खबरें हैं।
मीडिया स्टाफ, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एक औरत के पेट में जो बच्चा होता है उसको बचाने की जद्दोजहद में एक औरत है, बाकी ये सब जो लड़के दिख रहे हैं ये मीडिया के लोग हैं, क्योंकि अकेली नर्स काफ़ी नहीं है, मेडिकल स्टाफ है नहीं गज़ा में, और ये लोग तमाम उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो माँ तो मर चुकी है, उसका जो फीटस है चाह रहे हैं कि वो बच जाए, माँ की सांसें बंद होते ही वो बंद हो गया, एकदम मर गया, मर ना जाए बच्चा, इसलिए जो है उसको निकालने की कोशिश हो रही है और ऑपरेट किया जा रहा है और स्टाफ नहीं है, लिहाजा मीडिया के लोग ही जुट गए नर्स के साथ कि किसी सूरत से एक फ़लस्तीनी बच्चे को तो बचाया जा सके। ये फीटस को बचाने की कोशिश है माँ के वोम से, वो एयर स्ट्राइक में मारी गई। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिया है, आप पहले ही आप देख लीजिए, यूएन की तरफ से या बाकी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से बार बार खबर सामने आती रही, आज फिर आई है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैव बीन डिलिबरेटली किल्ड व्हाइल फ्लीइंग। जब प्रेग्नेंट औरतें भाग रही होती हैं अपनी जान बचाकर, वो तो कहीं से भी दिख जाएगा, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनके अंदर दो जानें हैं, एक वो मरेंगी एक ही गोली से और दूसरा फ़लस्तीन का मुस्तकबिल, गज़ा का मुस्तकबिल मरेगा। वो इजरायली बॉम्बिंग में मारी जा रही हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है जानबूझकर, प्रेग्नेंट औरतों को। देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन अबॉर्शन केसेस ड्यू टू एक्सट्रीम फियर एंड ट्रॉमा। फियर, डर, ट्रॉमा, इन सब की वजह से लगातार अबॉर्शन के केसेस में उछाल आया है गज़ा में, लगातार। बहुत मुश्किल है, लोग इधर से उधर तबाही से फिर बार बार पनाह गुज़ीन होने से भटक रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा कोई सफ़र कर रहा है तो वो प्रेग्नेंट औरतें कर रही हैं। उन्हें खुराक जो चाहिए नहीं मिल रही, उन्हें जो दवा चाहिए वो नहीं मिल रही, इन सबको छोड़ दो, जो उन्हें आराम चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो सुकून चाहिए नहीं मिल रहा, वो बार बार भाग रही हैं अपने अंदर दो जानों को कैद करके, दो रूहों को कैद करके। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये एक इजरायली हमले के बाद मारे गए लोगों की कहानी बताता गज़ा का रिपोर्टर है। मैंने कहानी को सुना तो मुझे लगा कि मैं क्या हैवानों की कहानियाँ सुन रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि फ़लस्तीनी आदमी जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ नॉर्थ गज़ा से साउथ गज़ा की तरफ पनाह लेने के लिए भाग रहा था, जा रहा था, उसके ऊपर इन्होंने गोलियां बरसाईं, पूरी फैमिली को मार डाला, माँ, बच्चों और आदमी को। और फिर इसके बाद असल जो है वो शुरू होती है कहानी, जिस पर मतलब हैरत होती है कि फिर उसके बाद उसकी बॉडी को पड़ा रहने दिया सड़क पर, किसी को जाने नहीं दिया उस तक, जो जाने की कोशिश करता तो उसके ऊपर गोली चलाते, उसकी बॉडी से उस आदमी के खून रिश्ता रहा। और इवन यहाँ तक कि जब आवारा कुत्तों ने उसे नोच कर खाना शुरू कर दिया तब जाकर किसी को जाने दिया, कुत्ते नोच कर खा रहे थे तब जाकर उन लोगों से बचाया गया। ये कहानी है, ये इंग्लिश में लिखी है, ये पढ़ी जा सकती है, ये गज़ा की रोज़ की हैवानियत है। और वो मीडिया के लोग, ये है एक अल जज़ीरा का पत्रकार है, कैमरामैन है मुबाशिर, ये अपने भाई की लाश पर रो रहा है जो कि एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया गज़ा सिटी में। ये सब कुछ चल रहा है। और अगर हम देखें कि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है तो ये हैं तबाहियाँ, कहीं उनके बागात जैतून के तबाह कर देते हैं, कहीं उनकी गाड़ियों को, ये आज की खबर है 16 नवंबर की, उनकी गाड़ियों को आज आग लगाई गई है, गाँव में घुस के। बीत फुर्रीक जो कि गांव है नाबलुस के पूरब में, उसमें वेस्ट बैंक में आता है, नाबलुस में, वहाँ जाकर आग लगा दी गई। झोपड़ियाँ, मढ़ियाँ जो भी डली हुई थी सबको आग लगा दी, कारों को आग लगा दी, खेत को, बाग को आग लगा दी। ये स्क्रीनशॉट है, ये बताते। फिर इनमें से कोई खड़ा हो अपना बदला लेने के लिए और वो बदला ले तो फिर वो टेररिस्ट एक्ट हो जाता है। हालांकि हम किसी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम पूछ रहे हैं इनके पास क्या होगा चारा, ये क्या करेंगे जब इलीगल सेटलर्स आकर इनकी जिंदगी भर की मेहनत को तबाह कर देंगे। इसी को तो पूरी दुनिया और यूएन भी कह रहा है कि वेस्ट बैंक में बेतहाशा जुल्म हो रहा है। इवन अमेरिका तक ने इलीगल सेटलर्स पर और कुछ टेररिस्ट टाइप के या फिर कुछ मिलिशिया टाइप के सेटलर्स पर बैन लगाए, यूरोपीय यूनियन ने लगाए, लेकिन लोग ही ये सब ये हीरो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा हल्के बोलता हूँ क्योंकि मैं चीखता नहीं हूँ। जिन साहिबान को भी आवाज़ कम आए उनसे मैं माफ़ी का तलबकार हूँ। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए, मिलते हैं दुनिया भर की खबरों में। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।
دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے.